मामता अहमद नदीम कासमी। पंजाब से मुझे बरतानिया के एक अफसर ने भर्ती किया और चीन के एक जजीरे हांगकांग में भेज दिया, जहां चीनी बसते थे और अंग्रेज गवर्नर का राज था। मुद्दतों से हांगकांग पुलिस के लिए पंजाब से सिपाहियों के गिरोह तो बरामद किए जाते ही थे, लेकिन अब उधर यूरोप में हिटलर ने जंग छेड़ दी थी और अंग्रेज वहां बहुत अदीमुल फुर्सत हो रहा था। इसलिए हांगकांग पुलिस के लिए पंजाबी नौजवानों की मांग दुगनी हो गई थी। मैं कुछ ऐसे गठे हुए जिस्म का नौजवान नहीं हूँ। फौजी भर्ती में कई बार मुंह की खाई है, मगर अब के डॉक्टर ने मेरी बाहर निकली हुई पसलियों से नज़रें बचाकर मेरे लंबे कद की तारीफ की और कहा कि इतने दराज कद नौजवान सिपाही को देखते ही चीनी बालिश्तिये दहल कर मर जाएंगे। हांगकांग पुलिस में 6 फीट से कम कद के नौजवानों का भेजना बहुत बड़ी सियासी गलती की तस्हीह का जज्बा मुझे हांगकांग ले आया। मैंने पुराने हांगकांग सिपाहियों से सुन रखा था कि हांगकांग में बड़े मज़े हैं, हर उस मुल्क में पुलिस के मज़े हैं जिस पर कोई दूसरा मुल्क राज करता है, और हांगकांग तो पुलिस की जन्नत है। पस्ता कद गदागर चीनी औरतों को सड़कों और बाज़ारों की पट्टियों से भगा दो, और जब उनकी गोदों में से उनके बच्चे पाँव से जूतों की तरह निकल जाएं, तो उन बच्चों को गंदे चीथड़े की तरह चुटकी से पकड़कर उनकी माँओं की तरफ उछाल दो और पुलिस हेडक्वार्टर में आकर इस रुपहली खिदमत की सुनहरी सनद हासिल कर लो। कोलोन और असल चीन की सरहद पर हर आने वाले चीनी मुसाफिर की तलाशी लो और उसका बोझ हल्का करके उसे फिर चीन में धक्का दे दो। लेकिन जब हमारा जहाज़ सिंगापुर पहुंचा, तो एक मद्रासी जहाज़ी ने हवाई उड़ा दी कि उधर मशरक़ी समुंदरों में भी जंग होने वाली है। जहाज़ के अंग्रेज़ कप्तान ने यह अफवाह सुनी तो उसकी आंखों में खून उतर गया। गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में मद्रासी जहाज़ी को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया और सिंगापुर ही में अंग्रेज़ पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि अफवाह ज़्यादा न फैलने पाए। जब हम हांगकांग पहुंचे तो फ़ज़ा सरगोशियों में छलकती मालूम हुई। जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। फटी फटी आंखों में ज़बानें पैदा हो गई थीं और लोग यूं तेवड़ा तेवड़ा कर चलते थे जैसे कदम कदम पर उनके सीने के अंदर ही गोली चल जाती है। हांगकांग और कोलोन की बल खाती सड़कों की पट्टियों पर बैठे हुए चीनी पनाह गुज़ीं उफ़क़ की तरफ यूं तकते रहते थे जैसे बम्बारों के इंतज़ार में हैं। उनके फटे हुए होंठों और उचटती हुई पट्टियों में एक ही सवाल कुलबुला रहा था, जो कुछ होने वाला है वो एकदम से क्यों नहीं हो चुकता। भूखे प्यासे चीनी बच्चों के हुजूम रोटी की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। एक अंग्रेज़ हुक्मरान इंतज़ामिया के एक इजलास के दौरान मैं यहाँ तक कह दिया था कि इतने बहुत से बच्चों का कफ़ील होना हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं। जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं उनके गले में कुत्तों की तरह पट्टे होने चाहिए, और गले में पट्टे के बगैर जो लड़का दिखाई दे उसे कोलोन की सरहद पर ले जाकर असली चीन में धक्का दे देना चाहिए। पुलिस के लिए पैदल सैर करने वाले साहब लोगों की आसाइश की खातिर पटरियां साफ रखने का काम सख्त दुश्वार हो रहा था। मोर्चे खुद रहे थे, पनाह गाहें तामीर हो रही थीं, इमारतों के हुस्न को रेत इमारतों के हुस्न को रेत की बोरियों ने छुपा लिया था। यूं मालूम होता कि सारे का सारा हांगकांग ज़ेरे तामीर है। कहते हैं कि एक ज़माने में हांगकांग की रोशनियां जब समुंदर में डुबकियां लगाती थीं, और फिर जब पानी इन रोशनियों को ऊपर उन्हीं रोशनियों की तरफ उछाल देता था, तो पुराने बोसीदा जिस्मों में भी अंगड़ाई की ऐंठन रेंगने लगती थी। मगर अब हांगकांग और कोलोन का दरमियानी समुंदर सारी दुनिया के अंधेरे का मंबा मालूम होता था। उस वक्त मैं दिन की बेतरतीबी और परेड से थक हार कर बैरक में चारपाई पर लेटे हुए इधर उधर की मज़े मज़े की बातें सोचने की कोशिशें करता, मगर अंधेरे और सन्नाटे की दहशत मेरे कानों में
बमबारों की भनभनाहट बनकर गूंजती और मैं अपनी माँ को याद करके रो देता। दिन को भी जब मैं लोगों की पथराई हुई आंखें और फक चेहरे देखता तो ये महसूस होता था जैसे ये सब के सब अपनी माएँ खो बैठे हैं और उन्हीं की तलाश में सरगर्दा हैं। मुझे बार बार अपनी माँ याद आती थी, मगर दिन के हंगामों में इस तसव्वुर से बार बार कतरा कर निकल जाने में कामयाब हो जाता। अलबत्ता रात ये तसव्वुर मेरे जहन में और मेरी आंखों से चिमट कर रह जाता और मैं तकिए में मुंह छिपाकर बच्चों की तरह रोता रहता। माँ ने मुझे हांगकांग आने से बहुत रोका था और कहा था, हांगकांग तो वहाँ है जहाँ से आगे सुना है धरती ख़त्म हो जाती है। बेटा, तुम दिल्ली कलकत्ता में होते तो मैं तुम्हें ख्वाबों में टटोल लेती, पर तुम हांगकांग जा रहे हो। तुम्हारे मेरे दरमियान समुंदर और पहाड़ खड़े हो जाएंगे और मेरी मेरी लाल लाम अगर इधर भी होने लगी और तुम्हारे दुश्मनों पर भी कोई आँच आ गई तो बताओ, मैं यहाँ इस उजड़े पुजड़े गांव में किसके हाथ का सहारा लेकर उठूंगी। न जाओ मेरे बेटे, मुझे भूखों जिंदा रहना आता है। मैं सोचती हूँ वहाँ तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारे बालों में तेल कौन डालेगा, तुम्हारी आँख से गिरी हुई पलक कौन निकालेगा, तुम्हारे चोले के बटन कौन टाँकेगा, और फिर पिछले साल की तरह तुम्हारे दुश्मनों को निमोनिया हो गया तो पिछले से पिछले साल की तरह मेरी ज़बान कोयला हो जाए। अगर तुम्हारे दुश्मनों को आधे सर में दर्द उठा तो तुम्हारी कनपट्टियों में रोगने बादाम कौन मलेगा। नहीं बेटा, न जाओ, चलो मेरे घुटने से लग कर बैठ जाओ। भूखों मरेंगे पर इकट्ठे तो मरेंगे। और बेटा, अगर तुम हांगकांग में हुए और इधर मैं मर गई तो मेरी कब्र में तुम्हारे हिस्से की मिट्टी कौन डालेगा। जो मौलवी जी कहते हैं माँ की कब्र के अंधेरे में झोली भर सितारों की तरह चमकती रहती है। बताओ। लेकिन मैं चला आया था और जब आते वक्त मैंने माँ की तरफ देखा तो उसके चेहरे की कोई झुर्री ऐसी न थी जिसमें आंसू नदी बनकर फैल न गए हों। आंसुओं में डूबा हुआ ये चेहरा जैसे मेरी पुतलियों में घुस गया था। रात को बैरक में मुझे उस फक चेहरे के सिवा और कुछ नज़र न आता था और फिर मैं माँ की जमी हुई नज़रों से डरने लगता और हवास बाख्ता होकर उससे सरगोशी करता था। माँ, तुम्हारी पलकें झपकती ही नहीं, तुम्हारी पुतलियाँ तो हिलती ही नहीं, तुम किसे देख रही हो माँ। और ये सवाल मैं इसलिए पूछता था कि मुझे मेरी माँ चीनी पनाह गजीनों की तरह उफ़क़ की तरफ तकती नज़र आती थी, जहाँ से कहते हैं 1 मिनट में 1000 बम बरसाने वाले हवाई जहाज़ों को नमूदार होना था। और फिर एक दिन ये नज़रें उफ़क़ पर जमी रह गई। बमबार किसी और समत से आ निकले। पियानो और ऑर्गन की सदाओं में लिपटा हुआ हांगकांग बमों के धमाकों से बिलबिला उठा। तैयारा शिकन तोपें चंद मर्तबा भूंकी और फिर गर्दनें नेहुरा के थके अजदहों की तरह लेट गए। बिजली और तार के उखड़े हुए खंभे बुलंदी पर से पटखनियाँ खाते हुए गिरे और सड़कों पर बिखरे हुए पनाह गजीनों का भेजा चाटते साहिल पर बिखर गए। शहरों की इमारतों ने अपनी जगह बदल ली। दीवारों के मलबे बागीचों में आन गिरे तो बागीचे की झाड़ियाँ कमरे में बिखर गईं। ड्यूटी पर खड़े हुए एक पंजाबी सिपाही के पेट में बम का एक टुकड़ा पैवस्त हो गया। अंतड़ियाँ बाहर निकल आईं। मौत के कर्ब में उसने चंद बल खाए तो उसकी अंतड़ियाँ उसकी गर्दन में फंस गईं और एक अंग्रेज़ अफसर ने बमों के खौफ से बेनियाज होकर उसकी तस्वीर उतार ली। हम गैर तरबियत याफ्ता सिपाहियों को पनाह गाहों में धकेल दिया गया, जहां अंग्रेज़ बच्चे और अंग्रेज़ माएँ तक मम्मी मम्मी कराह रही थीं। एक बूढ़ी अंग्रेज़ औरत पनाह गाह के दरवाजे के पास से हर चेहरे को पढ़ती हुई आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू तुले खड़े थे और वो एक हाथ से ठूड़ी के नीचे लटकती हुई झिल्ली को मसले जा रही थी। और जब वो आखिरी चेहरा पढ़ चुकी तो मेरा बेटा कहकर दम से गिर पड़ी और हम सब के मुंह लटक गए। जापानियों के आने में ज़्यादा देर न लगी। वो आए और काबिज हो गए और मैं जो पंजाब से हांगकांग में पुलिस का सिपाही बनने आया था
कैदी बना दिया गया। उस रोज़ मैं खूब खूब रोया। मुझे कुछ ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन मता यानी अपनी माँ खो बैठा हूँ। जैसे जैसे जंग ने मेरी बाहों से मेरी माँ खसोट लिया है। जैसे अब तक मैं हांगकांग में अपनी माँ के पहलू में बैठा था, मगर अब उसकी लाश को दफन करके खाली हाथ रह गया हूँ। बावजूद हजार कोशिश के अब माँ का फ़क़ चेहरा भी मेरे सामने नहीं उभरता था। उस चेहरे के मानूस नक़ूश धुंधला गए थे। हर तरफ जैसे गुबार उड़ने लगा था। चंद रोज़ तक इसी कैफियत में कैदियों के बाड़े में बंद पड़ा रहा। मेरा बंद बंद टूट चुका था और जिस्म बिल्कुल खोखला हो गया था। कभी भूले से सर हिलाया तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पत्थर एक कान से लुढ़क कर दूसरे कान से टकरा गया है। बाज़ औक़ात फेफड़ों में सांस जाती और वहीं की होकर रहती थी और सीने पर घूंसा मारकर दूसरी सांस ले पाता था। मगर जल्द ही इस कैद से मानूस हो गया और फिर जापानियों से मानूस होने में तो मुझे कुछ देर न लगी। मेरी कमीज़ के बटन टूट गए थे। एक दिन एक जापानी से मैंने एक बटन की भीख मांगी तो उसने मेरे सीने के बालों का एक गुच्छा एक झटके में तोड़कर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, इसे बांध लो। टूटे हुए बालों की जड़ों में से फूटते हुए खून ने जापानियों से मानूस होने की पहली मंजिल तय करा दी। हुक्म मिला कि सब कतार में खड़े हो जाओ। हुक्म देने वाला जापानी अफसर उल्टे कदमों से पीछे हटा तो एक छोटे से गधे ने उसे लड़खड़ा दिया। उसकी टोपी गिर पड़ी और ऐनक का एक बाजू कान से हटकर लटकने लगा। मेरे करीब खड़ा हुआ सरबुलंद मुस्कुरा दिया। मुस्कुराता है? एक जापानी अफसर ने सवाल किया और फिर एक गोली सन से आई सरबुलंद की पसलियों को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। एक लम्हे के लिए मैं मर गया। फिर जब जापानियों को बेतहाशा हंसते सुना तो होश आया कि हंसी की वजह भी समझ में आ गई। गोली सरबुलंद की जिस्म से निकलकर उसके उक़ब में खड़े हुए वारिस के पेट में घुस गई थी और सरबुलंद पीछे गिरा था तो वारिस मुंह के बल गिरा था और मौत के कर्ब में दोनों ने एक दूसरे के जिस्म नोच डाले थे और वारिस की मौत जापानियों के लिए लतीफ़ा बन गई थी। उस रोज़ से हमने एकाएकी जापानियों से मानूस होने की आखिरी मंजिल तय की। हुक्म मिले तो मुस्कुराओ, हुक्म मिले तो नज़र उठाओ, हुक्म मिले तो खुश्क गले तर करने के लिए मुंह का लुआब निगलो और अगर हुक्म न मिले तो मिट्टी के माधो की तरह जिस अंदाज और जिस रुख से खड़े रहो। और फिर मैं जीने के मामले में बहुत लालची हो गया था। मैं हर कीमत पर जीना चाहता था कि कभी तो जंग ख़त्म होगी, कभी तो कोई जहाज़ मुझे अपने सीने पर बिठाकर सिंगापुर से गुजरता हुआ हुगली में दाखिल होगा और रेलगाड़ी मुझे कलकत्ते से पंजाब ले जाएगी, जहां मैं अपनी माँ के घुटने से लगकर बैठ जाऊंगा और क़यामत तक यूं ही बैठा रहूंगा। जीने की इसी लालच के सबब मैंने जापानियों के हुजूर में कभी कोई गुस्ताखी नहीं की। काफ़ी दिनों तक हम हांगकांग ही में अपने नए हाकिमों की खिदमत बजा लाते रहे। हम ऐसे सध गए थे कि हमने सर्कस वाले हाथियों को मात कर दिया था। एक रोज़ हमें एक जापानी अफसर ने बताया कि हांगकांग के करीब साहिली जजीरों में से एक छोटे से जजीरे पर 100-150 चीनी मछेरों ने जापानी सरकार के खिलाफ एक महाज बना लिया है और अब हांगकांग तक छापा मारने की सोच रहे हैं। उसकी गोशमाली के लिए हांगकांग से जापानी फौजियों का एक दस्ता भी जाने वाला था, जिसमें वफादार और ताबेदार किस्म के कैदियों को भी जाना था। जाहिर है इस दस्ते में मेरा नाम सरे फहरिस्त था और रात के 2 बजे हम सब एक दुखानी कश्ती पर सवार हुए। आज मामूल से ज़्यादा ठंडक हो रही थी और मेरी कमीज़ के खुले गिरेबान में जैसे ओले से भर गए थे। एक दूसरे में घिसटते हम मुंह अंधेरे उस जजीरे पर जा पहुंचे। निहायत होशियारी से साहिल पर उतरे और फिर झाड़ियों में रेंगते हुए जब आगे बढ़े तो उस वक्त सामने मशरिक में जैसे किसी ने अनार छोड़ दिए थे। इतनी उजली सुबह मैंने पंजाब में कभी नहीं देखी। चिड़ियों के चहचहों में हंसी की सी कैफियत थी। समुद्री परिंदे लंबी लंबी टांगें हमारे सरों पर तैरने और गोते मारने लगे थे। अचानक हमने देखा कि हमारे सामने एक छोटी सी वादी
चीनी की प्याली की तरह नमूदार हो गई। उसके ऐन वस्त में चंद झोपड़े थे और चार तरफ साहिल के सम से आती हुई अनगिनत पगडंडियां उनके करीब आकर गायब हो रही थीं। झोपड़ों के गिर्द घास के कतरे थे, उनके गिर्द दरख्तों का एक दायरा था, उनके पीछे झाड़ियों का एक दायरा था और फिर सबके आखिर में साहिल की सुनहरी रेत और सांस लेते हुए समुंदर का दायरा। सारा मंजर कुछ अजीब मसनूई सा लगता था, बिल्कुल खिलौना। और जब समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों की तरफ देखता तो मेरे कदमों तले चीनी की यह प्याली तैरती और डोलती हुई मालूम होती थी। हम सबको बड़ी हैरत हुई कि देर तक इंतज़ार करने के बावजूद अभी तक हमें झोंपड़ों के आसपास कोई बच्चा तक दिखाई न देता था, न दिया। किसी झोंपड़े से धुआं तक नहीं उठता था, किसी बूढ़े के खांसने तक की आवाज़ नहीं आती थी। सिर्फ एक कुत्ता घास के कतों में लोटन लगा रहा था। तंग आकर दस्ते के जापानी लीडर ने अपने रिवॉल्वर से हवा में फायर कर दिया और फिर हम सब दुबक कर ज़मीन से चिमट गए। मगर यह फायर भी झोंपड़ों के आसपास जिंदगी का कोई सबूत न उभार सका। बस इतना हुआ कि खेलता हुआ कुत्ता कान खड़े करके एक लम्हा हमारी तरफ देखता रहा और फिर झोंपड़ों में भाग गया। चिड़ियां बहुत सी डारों की सूरत में मशरिक की तरफ कुछ यूं उड़ गईं जैसे उभरते हुए सूरज में घुसकर ही दम लेंगी। अब हमने हल्ला बोल दिया। झोंपड़ों के करीब आकर हमने इकट्ठे बहुत से फायर कर दिए और फिर जापानी अफसर ने कड़क कर चीनी जबान में कहा, अगर कोई अंदर है तो फौरन बाहर आ जाए, वरना उसके बाद हम अंदर आकर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर मैंने ऐसा मंजर देखा जो सिर्फ जिनों परियों की कहानियों में ही देखा जा सकता है। यहाँ से वहाँ तक तमाम झोंपड़ों में से फटे पुराने चेरथरे पहने हुए बूढ़ी और अधेड़ उम्र की औरतें इतनी बहुत सी तादाद में एकदम बाहर निकल आईं जैसे वो इस हुक्म के इंतज़ार में थीं। आन की आन में हमारे सामने झुर्रियों भरे चेहरे, लटकती हुई झिल्लियों और बुझी हुई आंखों की कतारें तन गईं और मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उस वक्त का सन्नाटा हौलनाक था। उभरते हुए सूरज की वजह से हम सबके सामने हम सबके साए ड्रोनी हद तक लंबे होकर घास के कतों पर जैसे लेट गए थे और औरतें जेरे लब कोई जाप कर रही थीं। कुछ ऐसी पुरस्कार फजा पैदा हो गई थी जैसे अभी अभी एक पल में चीनी की यह प्याली हवा में उभर जाएगी और उलटकर समुंदर में सबको गिरा देगी। जापानी अफसर के हुक्म से हमने उन्हें घेरे में ले लिया और फिर जापानी लीडर आगे बढ़ा और गरज कर बोला, मर्द कहाँ हैं? एक लम्हे तक खामोशी रही, फिर जैसे तोप में गोला भरा जा रहा है। फिर एक बिल्कुल सफेद बालों वाली बुढ़िया एक कदम आगे आ गई और बोली, रोज के काम पर गए हैं। रोज के काम पर? लीडर कड़का, यानी जापानी सरकार की जड़ें खोदने के लिए चीन के साहिलों पर फसादियों के अड्डे बनाने थे? जी नहीं, बुढ़िया बोली, मछलियां पकड़ने। और बच्चे और बूढ़े? अफसर ने पूछा, और तुम्हारी लड़कियां? आज हम मछेरों का सालाना मेला है, बुढ़िया उसी अंदाज से बोल रही थी। सब उधर पानियों में खुशियां मनाएंगे और इधर आओ। लीडर ने बुढ़िया के हाथ को एक झटके से खींचा और वह मुंह के बल गिर पड़ी। दूसरे अफसर ने उसकी पीठ पर अपने रिवॉल्वर का फायर कर दिया। वो चीखी और यूं तड़पी जैसे उठ खड़ी हुई है। फिर वो चित गिर पड़ी और दो एक बार तनकर ठंडी हो गई और अपनी पथराई हुई आंखों से जैसे हम सबको घूरने लगी। सब औरतें चेहरों को हाथों से छुपाकर रह गईं और मैंने अपने होंठ के एक गोशे को इस जोर से काटा कि किरिच से मेरा दांत मेरे ही गोश्त में उतर गया। चिड़ियों के गोल जो शायद पलट आए थे, रोते हुए हांगकांग की तरफ उड़ गए। लंबी लंबी टांगों वाले समुद्री परिंदे कुछ यूं मुंतशिर होकर इधर उधर उड़ गए जैसे गोली इन्हीं के हुजूम में से गुजरी है। दूर के झोंपड़ों में दो कुत्ते भौंकने लगे। हम पंजाबियों को औरतों की निगरानी के लिए छोड़कर जापानी जो झोंपड़ों में घुस गए।
खूब खूब उठा पटक की और गालियां बकीं। मैं चीनी औरतों के चेहरों को बारी बारी देखता रहा। उनकी ठूड़ी के नीचे लटकती हुई झिल्ली मौत के खौफ से या जाने किस एहसास से कांपे जा रही थी, और उनकी जरा जरा सी आंखें कहीं दूर हटकर सोच रही थीं। जापानी झोपड़ों से निकलकर दूर गोल साहिल की तरफ चले गए थे और झाड़ियों में फायर कर रहे थे। अचानक एक औरत जमीन पर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो घबराकर उठ खड़ी हुई और अपना जेर लब जाप जारी कर दिया। मुझे अपनी माँ याद आ गई। मैं फौरन दूसरी तरफ देखने लगा और कुछ यूं जाहिर किया जैसे मैं इन सब से बेपरवाह हो गया हूँ। आंखों के गोशों में से मैंने देखा वो औरत फिर जमीन पर बैठ गई और दूसरी औरतों के टांगों में छुपती हुई आगे खिसकने लगी। मुर्दा बुढ़िया के पास आकर उसने निहायत खौफजदा अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर जल्दी से लाश के चेहरे पर एक बड़ा सा कपड़ा फैलाकर वो पीछे हटी और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। मैंने जब्त की कोशिश की, कांपते हुए होठों को दांतों में जकड़ लिया, मगर मेरी आंखों में आंसू आ ही गए। लाश का मुंह ढांपने वाली औरत थोड़ा सा आगे आकर मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी पलकें झपक गईं और इकट्ठे बहुत से आंसू उसकी झुर्रियों में नदियों की तरह बहकर फैल गए। समुंदर की ठंडी नम आलूद हवा मेरे खुले गिरेबान से फायदा उठाकर मेरी पसलियों में पैवस्त हुई जा रही थी और मैं रो रहा था। मैंने दूसरी औरतों की तरफ देखा, उन सब की आंखें भी डुबडुबा आई थीं। मैं बुढ़िया की लाश की तरफ देखने लगा। हवा के एक झोंके ने उसके मुंह पर से कपड़ा उड़ा दिया था। मैंने झुककर उसका सर उठाया और उसके गिर्द लपेट दिया। एक जापानी सिपाही चिंघाड़ता हुआ आया और मेरी कमर में एक जोर की ठोकर मारी। लाश का मुंह ढांपने वाली औरत के सिवा दूसरी सब औरतों ने हाथों से अपने चेहरे छुपा लिए और मैं कमर की चोट को सहलाता खड़ा हो गया। जापानी सिपाही ने लाश के सर पर से कपड़ा नोच डाला। मरी हुई बुढ़िया का जरा सा सफेद जूड़ा खुलकर उसके खुले देहाने और पथराई हुई आंखों पर फैल गया और सब जापानी वापस आ गए। दस्ते के लीडर ने औरतों के सामने बड़े गुस्से में एक तकरीर में कहा, मालूम होता है कि हांगकांग में भी तुम लोगों का खुफिया गिरोह काम कर रहा है और इन्हीं में से किसी ने तुम्हें हमारे छापे की खबर दी है, वरना यूं नौउम्र लड़कियां, बच्चे, जवान और बूढ़े जजीरे पर से गायब न होते। लेकिन हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं। हम आज सारा दिन उनका इंतज़ार करेंगे और जब वो आएंगे तो तुम्हारे बेटों, बेटियों, भाइयों, बहनों, बहनोई, शौहरों, बीवियों और बापों की तुम्हारे ही सामने गोलियों से उड़ा देंगे और फिर तुम्हें भी समुंदर में धकेल दिया जाएगा। वो देर तक ऐसी बातें करता रहा और आखिर हम जंगी कैदियों को उनके नए कैदियों के निगरानी पर मुकर्रर करके सब जापानी दूर दरख्तों के दायरे में चले गए और अपने अपने थैलियों से शराब की बोतलें निकाल कर कहे मारने और नाचने लगे। औरतें हमारे हलके में बैठ गईं। बादल घिर आए थे जिनकी वजह से सूरज गायब था। इतनी देर बाद भी वही मुंह अंधेरे का मंजर जारी था। तेज ठंडी हवा मेरे सीने में बरमे की तरह घुसी जा रही थी। मैं गिरेबान के दोनों हिस्सों को मिलाता तो मेरा हाथ सन्न हो जाता और जब छोड़ता तो सर से पांव तक लरज उठता। बुढ़िया की लाश की मौजूदगी के एहसास से भी जिस्म की कपकपी में इजाफा हो रहा था। औरतों का जेर लब जाप जारी था। लाश का मुंह ढांपने वाली औरत के चेहरे पर आंसुओं के बजाय जर्दी नजर आ रही थी और वो मुंह खोले मुझे घूरे जा रही थी। देर तक यही कैफियत जारी रही जब एक जापानी सिपाही हमारे पास आया और बोला कि फिलहाल एक और करीबी जजीरे पर जाने का फैसला हुआ है, इसलिए कुछ देर के बाद उधर रवाना होंगे और जब तक यह औरतें हम सब के लिए खाना तैयार करेंगी। उसने औरतों को खाना पकाने का हुक्म दिया और हमें अपनी जगह पर खड़े रहने का हुक्म देकर वापस चला गया। औरतें अपने अपने झोंपड़ों में चली गईं। बादल गरजने लगा। हवा में जमी हुई बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे जो मेरे सीने से नुकीले पत्थरों की तरह टकरा रहे थे और मैं अपने घरौंदे के उस गोशे को याद कर रहा था जिसमें दुबक कर हम माँ बेटा सर्दियों का बेशतर हिस्सा गुजार देते थे। उपलों का धुआं हमारा अहाता किए रहता था और माँ बार बार मेरे सीने पर अपनी चादर फैलाकर कहती थी, सीने को सर्दी से बचाए रखो बेटा।
हवा में जो निमोनिया होता है वो सीनों के रास्ते पसलियों में उतरता है। आंसुओं में भीगा हुआ माँ का चेहरा एक मुद्दत के बाद बड़ी वजाहत से मेरे सामने उभरा। झुर्रियों में फंसे हुए आंसू की बिजली की चमक से जगमगा उठे थे। झिल्ली कांप रही थी और ये चेहरा मेरे करीब आ रहा था। वो औरत जिसने लाश का चेहरा ढांपा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी, उसके हाथ में कोई चीज थी और वो बार बार पलटकर जापानियों की तरफ देखती जो दूर अभी तक नाच और गा रहे थे। उसके चेहरे और मेरी माँ के चेहरे में कितनी ममासिलत थी, बुढ़ापे में कितनी यकसानियत होती है। इस वक्त उनकी झुर्रियों में भी आंसू फैल रहे थे। करीब आकर वो रुक गई और चीनी जबान में आहिस्ता से बोली, कैदी हो। मैं जबान से कुछ न बोला, सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। वो बोली, मेरा बेटा जल्दी में था। मैं पुकारती रही मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसकी कमीज में भी तुम्हारी तरह एक बटन न था। मैं चौंका। वो बोलती चली गई, तुम्हारी माँ है ना। मैं अब के भी कुछ न बोला, सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। मैंने जब्त करने की कोशिश की मगर बच्चे की तरह रोने लगा। वो आगे बढ़कर मेरी कमीज में बटन टाँकने लगी और जब टाँक चुकी तो आंसुओं में मुस्कुराई। जापानियों की तरफ कनखियों से देखकर उसने जैसे चोरी चोरी मेरे एक गाल पर बोसा दिया और मेरी कमीज से आंसू पोंछकर पलट गई। और मैं एक लम्हे के लिए यूं समझा जैसे चीनी की यह प्याली हवा में उभर कर उलट गई है और मैं पंजाब में अपनी माँ की गोद में गिर पड़ा हूँ।